हाय डियर स्टूडेंट्स, जौहरी पाठशाला में अमित जौहरी सर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज से हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम टारगेट रख रहे हैं रिवीजन ऑफ जी मेन एंड एडवांस एंड नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का रिव्यू जो 21 में सब लोगों को देना है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स को अब क्लब ही कर दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर फोकसिंग ऑन द सिलेबस प्रोवाइडेड फॉर द जी मेन एंड एडवांस एंड नीट सिलेबस। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का हम रिवीजन करते हैं। आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर ले रहा हूं, वेक्टर्स। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं एज पर माय एक्सपीरियंस और बहुत सारी जो क्यूरीज और स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहली चीज, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस सर, वी नो दैट, वेरी गुड। हाउ टू डू द रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिवीजन करें कैसे, सबसे जरूरी चीज है ये आपको जानना। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि पूरे चैप्टर को आप एक बार दोबारा से 2 साल वो पूरे घुमाइए। वो 2 साल को आपको पूरे चैप्टर्स को पूरा रिवीजन मतलब उसका पूरा रिवर्स गियर डाल के वहां तक दोबारा लाना है। बट एलिमिनेटिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो माइंड में चलते जाना चाहिए। फॉलोइंग द स्मॉल स्मॉल फ्लो चार्ट फॉर द टॉपिक्स, उन पे बेस न्यूमेरिकल्स को करना विदाउट सीइंग द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स को आई हैव सीन कि वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल आफ्टर 2-3 मिनट्स अगर उनको नहीं आता है तो वो उठा के पीछे से सॉल्यूशन देखने लगते हैं या जहां से भी उनकी सोर्स होती है वो सॉल्यूशन देखते हैं। वहीं आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो आपने किल कर दी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली आप जान लीजिए कि जी मेन और एडवांस, अगर आप एडवांस लेवल की सोच रहे हैं तो आप एक चीज ज़हन में बहुत अच्छे से रखिए कि वो न्यूमेरिकल बनते ही ऐसे हैं कि आपको टाइम देना पड़े। अगर आपकी हैबिट है नहीं न्यूमेरिकल के साथ लड़ने की तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइम मांगता है। एडवांस लेवल पे न्यूमेरिकल को आपको टाइम देना पड़ेगा। सॉल्यूशन में सम टाइम इट हैपन्स, होता है। आप धीरे धीरे सोच लगाइए, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को एक शॉट में पूरा मत रीड कीजिए, आराम से एक फुल स्टॉप तक रीड कीजिए, उसका मतलब निकालिए और उसके डेटा को, अगर उससे मीनिंग से कुछ डेटा निकल रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट निकल रहा है, आपको समझ में आ गया कि अरे हाँ ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस लग रहा है मुझे, तुरंत आंसर शीट में नोट डाउन करिए। इस तरह से पूरे न्यूमेरिकल को एक फुल स्टॉप के साथ पढ़िए, दोबारा से जहन में घुमाइए। बिकॉज यू नो दैट, आई नो, आप सभी जानते होंगे कि क्वेश्चन सबसे बिगेस्ट हिंट है जो आपको दिया जाता है। चलिए फिर आज रिवीजन शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसकी जरूरत आपको हर जगह पड़ेगी। फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी वहां पर आपको इस वेक्टर की नॉलेज लगेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। मैं आज रिवीजन को वही मेथड यूज करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूं, यूजिंग द माइंड मैप। एक माइंड मैप में पूरा एक टॉपिक को कवर कैसे करें विथ डिटेलिंग, इन डेप्थ। आपको पूरा एक एक चीज उसमें नोट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज एलिमिनेट करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि आप कोई चीज एलिमिनेट नहीं कर सकते। सभी चीज इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कब कौन सी चीज काम आ जाए ये आपको नहीं पता है। चलिए तो हम हेडिंग डाल चुके हैं वेक्टर्स। मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर से रब करके सेंटर की ओर लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे काफी सारे फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपना मेन टॉपिक वेक्टर्स को नोट डाउन कर लिया है। सर्कल में इसलिए बनाता हूं बिकॉज सर्कल रिप्रेजेंट कि ये ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड हो सकता है। तो यस, हम इसको ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा विक्स जैसा बन गया है, बट आप एडजस्ट करिएगा। सबसे पहली चीज, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि उसका यूज क्यों है, हमारी लाइफ में क्यों आई। साइंस में कोई भी चीज आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आई है कि जस्ट फॉर द सेक, कुछ चीजों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। वह सबसे पहले आते हैं वेक्टर की डेफिनेशन पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स में आपको 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंटली ख्याल रखना है। द फिजिकल क्वांटिटीज which satisfy most importantly 2 or 3 condition, I can say more importantly 2, थर्ड उसी में इंक्लूडेड हो जाती है, लेकिन अगर आपको 3 बनाना है तो उसको 3 कर सकते हैं।
सबसे पहली चीज मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ही मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, दैट मीन्स इसमें ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड आ जाता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली इफ आई रोट फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिकली आ गया। चलिए, लेकिन हम जैसा समझते हैं, अभी तक आपने वैसा ही किया होगा, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही ले चलता हूं कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी में कवर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, फर्स्ट थिंग, इट शुड हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट शुड हैव ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नीट्यूड को मैं नंबर 1 इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज वेन एवर आई से फिजिकल क्वांटिटी, वो मैग्नीट्यूड हो ही जाता है, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड आ गया, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड फॉलो, और आई कैन राइट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ मीन्स पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर ये 2 कंडीशन और वो सेटिस्फाई करता है, इट शुड हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इट शुड फॉलो, और इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उनका एडिशन सिर्फ वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है। थर्ड थिंग मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर मैं ये लिख देता हूं कि मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वो थर्ड थिंग इसके अंदर आ जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए उसको अलग से थर्ड पॉइंट बना के लिख देता हूं कि दैट एडिशन मस्ट बी कम्यूटेटिव। एडिशन मस्ट बी कॉम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि वेक्टर का एडिशन जो होता है वो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं, वेक्टर एडिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली आप जान लीजिए, मैं इसको फिगर से भी आपको प्रूव करके दूंगा कि वेक्टर लॉ में एडिशन कॉम्यूटेटिव होते हैं, उनकी डायरेक्शन मतलब उन वेक्टर्स को अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनके वेक्टर एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी, देन ओनली दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन। थर्ड वाला इज एन इंक्लूडेड होता है। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपने लिख दिया है तो वेक्टर लॉ एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो थर्ड पॉइंट इंक्लूड ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको थर्ड पॉइंट बना दिया है, तो आप इनसाइट में रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है भाई। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें आपको डायरेक्शन बहुत स्पेसिफिकली लेना पड़ता है और डायरेक्शन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी अगर वेक्टर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो वाया पुटिंग एन एरो ओवरहेड। उसके सिर के ऊपर, उसके ओवरहेड, उसको अगर एक एरो पुटअप कर दोगे आप, तो दैट क्वांटिटी विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी। एरो डिफाइन करता है डायरेक्शन, इसीलिए उस एरो में जो साइन बना हुआ है दैट शोज दैट कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल टू इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। ये सब आपने रिवाइज कर लिया होगा और ये बहुत बेसिक से आपको पता होगा, ये मैं जानता हूं। अगर प्रिंटिंग फॉर्मेट में बात करते हैं, अगर मैं इसको प्रिंट करने के लिए मेरे हाथ में वो जादू होता तो मैं इसको बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकता था, बिकॉज एज पर द कन्वेंशन इन फिजिक्स आप किसी वेक्टर को अगर ओवरहेड एरो नहीं पुट अप करना चाहते हो तो यू कैन यूज द बोल्ड लेटर, उसको डार्क कर दीजिए आप। तो
अगर प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो डार्क वेक्टर आपको देख के पता लग जाएगा, सिंस पेपर आपको प्रिंट मतलब एक स्क्रीन पे मिलेगा वाया ऑटोमेटिक प्रिंटेड मशीन के द्वारा, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर ऊपर एरो नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने डार्क बनाया होगा, वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन भी करते हैं पेपर्स में। चलिए, तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन कि भैया स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड आए और वेक्टर लॉ फॉलो करे एडिशन में, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो वेक्टर लॉ, एंड वेक्टर लॉ फॉलो कर रहा है दैट मींस द एडिशन शुड बी कॉम्यूटेटिव। ठीक है सर, अब आते हैं हम सेकंड थिंग पर। सर, किसी भी वेक्टर को हम किसी भी चीज को, वेक्टर ही क्यों, मैं उसको और अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं, वाई ओनली वेक्टर, किसी भी चीज को अगर आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना है तो यू हैव टू क्लासीफाई द थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, ओनली नॉट इन फिजिक्स, किसी भी ब्रांच में, इवन इन ज्योग्राफी, एवरीथिंग, क्लासिफिकेशन इज द बेसिक कीज। कई बुक्स में इसको कीज बोला जाता है कि आप उसको कीज में डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए सर जी, टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम देखते हैं कि कितने टाइप के वेक्टर्स हैं जो हम जानते हैं। तो ये सेकंड अपना आ जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। सेकंड पॉइंट अपना आ रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी वो हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका डेफिनेशन का हो चुका है। टाइप ऑफ वेक्टर्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हुए चलेंगे। पहला, कुछ वेक्टर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ वेक्टर एक्सियल फॉर्म में होते हैं। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने फर्स्ट टाइप में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है टाइप ऑफ वेक्टर समझाने के लिए, उसमें मैंने पहला क्लासिफिकेशन किया है पोलर एंड एक्सियल। आई होप आपको टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोलता भी जा रहा हूं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अपने आप को रिपीट करूंगा एक दो बार, सो दैट यू कैन, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप उसको मेरी आवाज सुन के नोट कर सकते हैं। तो पहला टाइप ऑफ वेक्टर्स को मैंने क्लासिफाई किया पोलर एंड एक्सियल फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है सर? पोलर फॉर्म जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे वेक्टर जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो। नॉट टू वरी, मैं भी एग्जांपल देता हूं, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है कि ए टू बी जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ए बी, ऊपर एरो लगा दूंगा। मैं ऐसे लिख दूंगा ए टू बी जा रहा है तो ए बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट, मुझे पता है इसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कम अंडर द पोलर वेक्टर। लेकिन अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स, आपने सिलेबस कंप्लीट हो ही गया, 11 तो बहुत पहले हो गया होगा आपका, उसमें रोटेशनल मैकेनिक्स में जब चीजें आती हैं तो रोटेशनल मैकेनिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटीज अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइक टॉर्क, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, बट उनके इनिशियल पॉइंट्स नहीं होते। उनको हम किसी एक्सिस के अराउंड डिफाइन करते हैं कि दिस इज अराउंड दिस एक्सिस, दिस इज अराउंड दिस एक्सिस। तो ऐसी चीजें जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे पाए वेक्टर्स में, आप उसको किसी एक्सिस के अराउंड डिफाइन करेंगे, तो ऐसे वेक्टर्स को हमने एक्सियल कैटेगरीज में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल में जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज दिस इज अ टाइप्स, ये आपके मन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, मैं काफी सीरियसली पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम चलते हैं बेसिकली जो टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम डेली यूज करते हैं जब भी हम क्वेश्चंस के थ्रू आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जीरो, और उसका दूसरा नाम है निकनेम नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो हाउ विल आई से कि भाई ये नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड जीरो है। ये जो मैं बोलता हूं, जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, प्लीज मैं ज्यादा स्ट्रेच इसलिए करता हूं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग उसको जरूर नोट डाउन कर लें कि वेक्टर में अगर वो जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है।
विथ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो और नल वेक्टर। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर सेकंड टाइप। इक्वल वेक्टर कौन होते हैं? मैं थोड़ा सा सजा देता हूं इन सबको तो आपको अच्छा लगेगा। ये थोड़ी मेरी हैबिट रही है डिफरेंट कलर के पेन्स वगैरह यूज करने की, जिससे कि नोट्स ऐसे लगे कि बार बार देखने का मन करे, वरना कई लोगों के नोट्स ऐसे लगते हैं कि वो खुद भी दोबारा देखते नहीं होंगे उसको। तो थोड़ा सा नोट्स पे टाइम दें। नोट्स आपके क्विक रिवीजन के लिए होते हैं, ऑफ कोर्स सिर्फ उसको सजाने के लिए टाइम ना निकालें, उस पर थोड़ा फोकस भी करें। तो लिखते समय हमारे टीचर्स हमसे हमेशा बोलते थे कि लिखते समय मन भी वहीं रखिए, तो आपकी राइटिंग का टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो जब भी आप राइटिंग का काम करते हैं उस समय कोई और काम मत कीजिए। राइटिंग का काम बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है कि बातें करते करते कर लिया। राइटिंग के समय अगर आपने माइंड इंक्लूड कर दिया तो आपका रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। दैट टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, 5 मीटर पर सेकेंड, दोनों का 5 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है भाई, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। कई बार दो बॉडी सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, सेम फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही होती हैं, 2 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन, so they all are come in the category of equal vectors। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर्स के बाद अब हम आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स पर। कोलिनियर वेक्टर्स, ये आपको वर्ड से ही पता लग जाता होगा कोलिनियर वेक्टर क्या है। The vector which lie along the same line, the vector which lie along the same line is called collinear vector। इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं है। कोलिनियर वेक्टर सिर्फ वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, सेम हो, डजंट मैटर। अगर वो सेम हो गया तो वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, सॉरी इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन कोलिनियर में मैग्नीट्यूड का कोई जिक्र नहीं है। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें दो डायरेक्शन है वो दोनों की एक ही अलोंग द एक ही लाइन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, the vectors which belong to same plane is called coplanar vector। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन को बिलोंग करते हों, प्लेन मतलब मेरा ये वॉल, मेरा ये बोर्ड, अगर दोनों वेक्टर इसी बोर्ड का लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो वो वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अगर कोई भी वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो या तो वो पैरेलल होंगे या वो इंटरसेक्टिंग होंगे। कोई भी वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो या तो वो पैरेलल होंगे या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगे, और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। अगर वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है तो मतलब है कि वो एक प्लेन को बिलोंग नहीं करते हैं, तो मतलब वो कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर वेक्टर, मैं फिर रिपीट करता हूं, ऐसे वेक्टर्स विच बिलोंग टू द सेम प्लेन। प्लेन मतलब एक रेक्टेंगुलर सरफेस, जैसा कि मेरा बोर्ड है, जैसा कि हमारे घर में वॉल्स होती हैं। अगर दो लाइन पेंसिल से आप एक ही वॉल पे ड्रॉ करते हो तो वो दोनों लाइंस वेक्टर की फॉर्म में, अगर उनको आप डायरेक्शन से एरो हेड से डायरेक्शन दे देते हो तो वो दोनों लाइन को आप बोल सकते हो कि यस दे आर कोप्लेनर, दे आर बिलोंग टू सेम वॉल। वॉल इज लाइक ए प्लेन। इज दैट क्लियर? Zero vector, null vector, then we come across the orthogonal or unit vector first। फिर हम आते हैं यूनिट वेक्टर्स पे। यूनिट वेक्टर्स
जैसे हमने जीरो वेक्टर पढ़ा था और नल वेक्टर, वैसे ही एक यूनिट वेक्टर होता है। द वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट मींस 1 मैथमेटिक्स में, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन उनकी कोई भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन होनी चाहिए और वो वेक्टर लॉ फॉलो, मतलब वो वेक्टर होना चाहिए विथ मैग्नीट्यूड 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसमें अगर हम चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसको अपोजिट ड्रॉ कर दोगे, मतलब उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दोगे। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ए बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको मैं रीड कैसे करता हूं कि मेरी बॉडी ए टू बी मूव कर रही है, दैट्स वाई ए बी। वैक्टर लिखते समय ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ए बी वैक्टर को बी ए वैक्टर नहीं लिख सकते, तो मतलब वैक्टर ए से बी तक जा रहा है। अगर मैं इसको बी ए वैक्टर लिख दूंगा तो ये ए बी वैक्टर का नेगेटिव वैक्टर हो गया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा माइनस के। दैट बी ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वैक्टर। जैसे ही आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम करके उसकी डायरेक्शन को जस्ट उल्टा रिवर्स कर देते हो तो वेक्टर विल बिकम नेगेटिव वेक्टर, उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, बिकॉज वेक्टर की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम अक्रॉस लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ वेक्टर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। Orthogonal vector are the vector along the x, y and z axis, जिसको हम बोलते हैं हमारे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। उन तीनों के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं, दैट वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। स्पेसिफिकली एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, अगर हम उनको यूज करते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो मैं यहां स्पेसिफिकली लिख देता हूं, तो ये 3 टाइप के हो जाएंगे। यूनिट वेक्टर में एक खास बात होती है, यूनिट वेक्टर को आपको कभी भी रिप्रेजेंट करता है। लेटर सपोज मुझे ए वेक्टर को यूनिट रिप्रेजेंट करना है, तो उसको टोपी पहनाना पड़ेगी, आपको कैप लगाना पड़ेगा, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे डिफाइंड होते हैं, एक्स वाई जेड पे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, उनको कहते हैं आई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आपने देखा होगा मैंने इन तीनों के ऊपर कैप पुटअप किया है, एरो नहीं बनाया है। वेक्टर में कभी भी आप एरो छोड़ के जब कैप बनाते हो, कैप का मतलब होता है कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब वो वेक्टर सिर्फ आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए आया है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हमारी लाइफ में आए थोड़ी और डेंजरस बनाने के लिए, वो इसलिए आए कि आपका काम आसान हो जाए। आप कई बार एक्स वाई जेड एक्सिस पे बार बार अलग अलग तरीके से लिखेंगे, तो उन्होंने कहा एक स्टैंडर्ड मेजर बना देते हैं कि अगर मैंने किसी क्वांटिटी को एक्स वाई और जेड के अलोंग लिखना है तो मैं आई जे के की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसी पे आ रहा हूं, विच इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा पेज से जा रहा हूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अपने मैसेजेस को आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद मैं व्हाट्सएप और आपको अपना ईमेल आईडी भी दूंगा, तो आप उस पर सेंड कर सकते हैं। काइंडली विजिट jauhripathshala.com फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। जैसा मैंने बोला कि अब हम सीखते हैं, मैंने डेफिनेशन सीख लिया क्या है, मैंने टाइप सीख लिया, मतलब क्लासिफाई कर लिया। अब मैं सीखूंगा हाउ टू रिप्रेजेंट दैट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।
किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन को हम दो पार्ट में सब डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पहला पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पहला मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कर सकता हूं। मैं भी आपको इसका पूरा बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अच्छा, मैं थोड़ा इंटरप्ट करके बीच में एक बात बोलूँ आपसे। मैं यहाँ पे आपको जो कुछ चीज़ें, मैं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, जो डिफिकल्ट चीज़ें आएंगी उस पर मैं अलग से एक लेक्चर भी बनाऊंगा, क्योंकि उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, डोंट वरी। लेकिन मुझे लगता है अभी तक मैं इसमें पूरा कवर करते हुए चल रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा हो तो आप, जैसे मैंने बोला, मैसेज करके मुझे बताइएगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप दो टाइप से कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है पोजीशन वेक्टर या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। चलिए पहले सीखते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए हमें एक ओरिजिन को फिक्स करना पड़ता है, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ता है एज ओरिजिन, जहां से हम सारे वेक्टर को मेजर करेंगे। अब आपको याद आ गया होगा कौन सा वेक्टर की बात कर रहा हूं। लेट अस सपोज ये वेक्टर ओ मैं ओरिजिन मान लेता हूं फॉर रेफरेंस के लिए। ये वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ बी, इनके टर्मिनल पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं ये। तो ओ ए वेक्टर, ओ से ए तक के वेक्टर को, तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं स्मॉल ए। ओ बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं स्मॉल बी विथ एन एरो हेड, लाइक ओ सी वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो हम फिक्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन उनकी फिक्स की जाए, तो दैट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स। In the form of second way is in the form of orthogonal vectors। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको स्टैंडर्ड, आपको कई क्वेश्चंस आपने अभी तक 2 ईयर्स में आपने जहां पर भी आप पढ़ते हैं, आपने इंस्टीट्यूट्स पे, स्कूल्स में आपने देखा होगा वेक्टर को हमेशा वो आर वेक्टर इक्वल टू 2i वेक्टर 3j वेक्टर लाइक ऐसे लिख के आपको दे देते हैं। वो होता है ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ IJK, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लेके चलूंगा इसमें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मेरा डस्टर कहां गया? थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो मैं इसको पहले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इसको बाइफरगेट कर देता हूं। वैसे तो आप सबको पता होगा, अगर मैं देखूं आर वेक्टर को, अगर मैं कोई फोर्स मान लूं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि चलो सर एफ आर वेक्टर, फोर्स भी एक वेक्टर है। अगर मैंने इसको फोर्स मान लिया और मैंने लिखा 2i + 5j + 3k वेक्टर, तो हम इसको क्या समझेंगे? तो मैं इसको समझूंगा जो कोफिशिएंट आई वेक्टर का होगा, जो कोफिशिएंट आई वेक्टर का होगा जो यहां पर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 न्यूटन की है। अब मैं ओवरहेड क्यों नहीं लगा रहा हूं एरो, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है ना Fx, तो मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि भैया ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाली फोर्स है, तो अब मुझे वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो यही फोर्स जो Fy की डायरेक्शन में है वो हो जाएगी 5 न्यूटन। द फोर्स विच इज इन z एक्सिस डायरेक्शन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। दैट इट मीन्स, इसका मीनिंग होता है कि इसी फोर्स को या तो आप एक साथ लिख सकते हैं 2i + 5j + 3k, या फिर आप इसको ब्रेकआउट कर लीजिए। इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप चाहे इंडिपेंडेंटली करिए या आप कोलैबोरेट, मतलब एक साथ लिख के करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इफेक्ट वही रहेगा जो वो था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इंडिविजुअली ब्रेक करके सॉल्व करें या फिर इकट्ठा लेके सॉल्व करें, डजंट मैटर। तो आप
को इस तरह से ब्रेक करना है तो आप इस तरह से उसका मतलब समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 न्यूटन, 5 न्यूटन इन वाई एक्सिस एंड 3 न्यूटन इन जेड एक्सिस डायरेक्शन में ये फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। दैट मीन्स दिस रिजोल्यूशन वेक्टर का, जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको किया। अब सर मैंने जब ये वेक्टर क्वांटिटी लिखी r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका कुछ डायरेक्शंस भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेने के लिए मैं इसको अभी 2 डायमेंशनल से आपको समझाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नया, मतलब उनको बहुत टाइम से रिवीजन नहीं मिला होगा, इसलिए तो मैं चाहूं तो r को अपन ऐसे लिख लेते हैं 2 डायमेंशनल की फॉर्म में, लाइक एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब 2 डायमेंशनल, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट मैंने लिया है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना होता है वेक्टर का तो मैं ये वाला साइन लगाता हूं, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दिस सिंबल। या फिर कई बुक्स में आपको देखोगे अगर मैं r को अकेला लिख दूं विदाउट एरो, एट ऑल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आता कैसे है सर? तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अलोंग जो वेक्टर है आपको दिख रहा है एक्स वेक्टर है, और इसके अलोंग जो वेक्टर है वो वाई वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डायरेक्शन। वेक्टर हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये मान लो वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम निकालते हैं पाइथागोरस से, जो कि आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस लगाने के लिए इसको बना लेते हैं, जो कि ये वाई के इक्वल ही है। सर मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन कहां से आएगी? तो डायरेक्शन आएगी सर जी, ये अगर फाई मान लोगे, जो रिजल्टेंट है ये वाला, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है तो हम उस फाई एंगल को निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला tan इनवर्स y अपॉन x। ये फॉर्मूला भी आपको इसी फिगर में समझ में आ जाएगा। अगर आप tan अल्फा लगाओगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने शायद 10th में सीखा था, तो आपको उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो आप बोल दोगे दिस मच इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस मच इज द डायरेक्शन। हो गया वेक्टर का पूरा आंसर। अब जैसा कि मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था 3 डायमेंशनल वाले को, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी सिंपल वही होगा जो हमने यहां किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन इसके डायरेक्शन के लिए, सिंस ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें तीसरी एक्सिस भी है, तो डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना पड़ता है डीसीज। डीसीज मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस। नाम तो आपने सुना ही होगा, डायरेक्शन कोसाइंस, नाम तो सुना होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं आपको इनकी डायरेक्शन देने के लिए। मतलब जब 3 एक्सिस होंगी तो ये r जो है उन 3 एक्सिस में जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, उसको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो वो रिस्पेक्टिव एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो उनका कोसाइन अगर आप लेते हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, that will tells you about the direction of that vector। तो मैं उसको डीसीज बना के यहां लिख रहा हूं, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, जो आपको उनकी डायरेक्शंस बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस पे बहुत सारा होता है बताने के लिए, लेकिन मैं उसको अलग टॉपिक में कवर करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। या तो आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करिए या फिर आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की फॉर्म में करिए, आईजेके की फॉर्म में। आईजेके की फॉर्म में भी आप करते हैं तो जैसा मैंने बोला, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको फोर्स का दिखाया था, तो फोर्स को आप रिजोल्यूट कर लें एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट अलग अलग करके, तो भी उसका इफेक्ट वही है, चाहे आप एक साथ में निकालें या आप इंडिपेंडेंटली, डजंट मैटर।
एक वेक्टर चेंज नहीं होगा ना, वो क्वांटिटी तो वही रहेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद आते हैं भैया ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स पे। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, आखिर वेक्टर्स पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। लाइक क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या डिवीजन कर सकते हैं। यस वी कैन डू, बिकॉज दे आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है तो उनका मैग्नीट्यूड तो है ही है, नंबर्स तो है ही हमारे पास, तो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। बट जैसा कि हम जानते हैं वेक्टर में उनके एक लॉ दिए गए, उनको एक स्पेसिफिक बताया गया है कि आपको कैसे ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं उसके एडिशन पे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो वेक्टर को आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू लॉज से आप, और उसको हम स्ट्रेच करेंगे 3 लॉज से आप एडिशन कर सकते हो। सबसे पहला लॉ होता है मैं अभी उन लॉ को लिख रहा हूं, उसको डीपली अगर आप, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन और डीपली जाना होगा तो आप मुझे लिखिएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, थर्ड होता है पॉलीगॉन लॉ। मैंने 2 में ही सोच रहा था बता दूं, लेकिन मैं हर बार तीसरा भी लिख देता हूं, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, अगर कोई भी 2 वेक्टर इन कंटिन्यूअस मैनर टू एडजेसेंट साइड को शो कर रहे हैं, 2 वेक्टर इन कंटिन्यूअस मैनर 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड साइड उस ट्रायंगल की इन अपोजिट वे, उस कंटिन्यूटी को ब्रेक करते हुए अपोजिट वे से उसका एडिशन शो करेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। ट्रायंगुलर लॉ के लिए यहां पे हम देख लेते हैं। ट्रायंगुलर लॉ में मैंने से जैसे बोला आपको कि ये एक साइड है ए वेक्टर, ये दूसरी साइड है बी वेक्टर। जैसा मैंने बोला, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 2 वेक्टर्स if two vector in continuous manner represent the 2 adjacent side, then the third side in opposite fashion। अगर इस हिसाब से जाते तो नीचे एरो आता, नहीं, अपोजिट में वो इनका एडिशन शो करेगा। A प्लस बी वेक्टर इज शोन बाय द थर्ड साइड बट इन अपोजिट वे। जैसे आप जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, उसको क्लॉकवाइज आना होगा। दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ में कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कई जगह यहां पर इसका ए वेक्टर में दिया होता है 2i + 3j, बी वेक्टर में 3i + 4j, जो भी दिया होता है, तो वो डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, पहले ijk की फॉर्म से छोड़ के उसको मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, बोलते हैं सर थर्ड साइड ये है। बिल्कुल गलती मत कीजिए सर ऐसा। अगर आपको ए वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है 2i + 3j, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है लेट अस सपोज 6i - j, तो आप उसका मैग्नीट्यूड ना निकालें, आप डायरेक्टली a + b करें। तो मेरे हिसाब से a + b जो आप राइटली बोलेंगे तो वो होगा 8i + 2j। एज इट इज आपको ऐड करना है, बिकॉज दिस लॉ इज फॉर वेक्टर नॉट फॉर स्केलर्स। तो आप इनके मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली वेक्टर ही ऐड करने होंगे। आई होप क्लियर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ओके, अगर 2 वेक्टर 2 एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, इसमें कई बार प्रैक्टिकल भी कराते हैं हम लोग ज्योमेट्री का। अगर पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, अगर 2 साइड्स मैंने पैरेललोग्राम के लिए, दोनों एडजेसेंट साइड्स को मैं ए और बी बोल दूं, तो इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी दैट रिप्रेजेंट एडिशन a + b वेक्टर।
अगर दो एडजेसेंट साइड, if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors a and b, then the diagonal of that parallelogram represent their addition, a vector plus b vector. ठीक है। अब जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि इस पे एक एक्टिविटी भी डिजाइन होती है कि हमको बोलते थे कि a वेक्टर आपको दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग लाइन खींच दो, ऐसे b वेक्टर, फिर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो लाइक दिस। और फिर उसकी डायगोनल को स्केल से मेजर कर लो तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। सेम लॉ हम पॉलीगॉन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम की जगह मान लो पॉलीगॉन होता तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते सर, पॉलीगॉन बना के इसको बनाते फिर हम। तो ये वेक्टर ए वेक्टर मान लो है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर एज पर ट्रायंगुलर लॉ ये वेक्टर ऑटोमेटिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अगर ये वेक्टर सी वेक्टर होता, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है नहीं, सारी साइड्स इक्वल है नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, जब मैं इस ट्रायंगल में लगाता हूं तो दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ का स्पेशल केस पैरेललोग्राम बन जाता है ऑल द साइड्स आर इक्वल। सो ये आपके आ गए 3 लॉज वेक्टर एडिशन के लिए। ट्रायंगुलर लॉ से आप कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से आप कर सकते हैं, और पॉलीगॉन लॉ से आप कर सकते हैं। जब एग्जाम में आईजेके की फॉर्म में लिखना आए और दोनों वेक्टर का एडिशन करना हो तो आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। आप लॉ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। F1 प्लस F2 करना है, आईजेके की फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्टली ऐड करिए, डोंट वरी, वो डायरेक्शन के साथ ऐड हो रहा है। चलिए फिर हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पर। एडिशन में 2 प्रॉपर्टी वेक्टर फॉलो करते हैं। एक होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, डजंट मैटर भैया, आप a प्लस बी करें, b प्लस a करें, वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 वेक्टर के बीच में मैं यहां लिख रहा हूं ऑल वेक्टर एडिशन आर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब अगर आप 2 वेक्टर की पोजीशन को इंटरचेंज करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, डजंट मैटर, कोई चेंजेस नहीं होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है, मैं यहां अलग से लिख रहा हूं क्योंकि वहां मेरे पास जगह नहीं बची है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये बोलती है कि आप किस ऑर्डर में ऐड करते हैं, किसको पहले किसको बाद में, डजंट मैटर भैया, आपको ऐड करना है, दैट मैटर्स। एडिशन करेक्ट करिए। अगर मान लो आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस और वो बोल रहा है बी और सी को आप पहले ऐड करो, लेकिन हम तो हम हैं, हम उनकी बात क्यों मानेंगे? कोई बात नहीं, यहां आपका नुकसान नहीं होगा नहीं बात मानने का। आप उनको अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप बोलेंगे भैया मैं तो पहले ए और बी को ऐड करूंगा, बिल्कुल कर लीजिए सर, कोई गलती नहीं होगी। अगर आप किसी भी ऑर्डर में करें तो मैं ऐसा लिख देता हूं उसका मीनिंग कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब होगा इन लोगों का। आप किसको पहले और किसको बाद में ऐड करते हैं डजंट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन एनी वे। तो वेक्टर एडिशन की 2 प्रॉपर्टीज हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? एसोसिएटिव एंड ऑल। चलिए फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हुए अगली सीरीज पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बिगर टॉपिक है तो उसके लिए एक और वीडियो लगेगा मुझे, लेकिन मैं यहां कोशिश करता हूं आपको पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको रेड से लिख रहा हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लाई 2 टाइप से होता है।
या तो वेक्टर का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केलर विथ वेक्टर, पहला, या फिर आपको वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ ही करना है, वेक्टर विथ वेक्टर। या तो आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो दे आर द टू वेज टू मल्टीप्लाई। स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर आप उसके साथ, मतलब मैं पहली कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूं, स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। अगर कोई ए वेक्टर है, अगर आप उसको एन से मल्टीप्लाई करते हो, डजंट मैटर, ये एन ए हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली अगर ए वेक्टर मान लो 2i + 4j है और आपने उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम 2ki 3kj, डायरेक्टली एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स करते समय, कि कभी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स का ध्यान रखें वेक्टर्स पे, क्योंकि वेक्टर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसकी यूनिट चेंज होगी कि चेंज नहीं होगी, दैट डिपेंड कि जो भी कांस्टेंट या स्केलर नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है, क्या वो प्योर रियल नंबर है। अगर वो प्योर रियल नंबर है, यूनिट रिमेन सेम, जो ए की यूनिट थी वो ही रह जाएंगी। अब ए फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा हो, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर वो प्योरली एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट वैसी की वैसी रहेंगी। और मल्टीप्लाई करना तो आपने सीख ही लिया है कि डायरेक्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे जनरली हम करते हैं। लेकिन अगर ये स्केलर किसी ऐसी चीज का मैग्नीट्यूड है जिसका कोई डायमेंशंस हैं, जिसके डायमेंशंस हैं, तो उस केस में आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, यूनिट गोइंग टू चेंज। क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय, चलो अच्छा याद आ गया, मल्टीप्लाई करते समय एडिशन जैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आपके साथ। एडिशन में आपके साथ एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन चलता है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में लगता है। दो डिफरेंट क्वांटिटीज को, चाहे वो वेक्टर में ही हो, वो दो वेक्टर हैं लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। इसलिए मैंने कहा याद आ गया, अच्छा हुआ ये पॉइंट। तो वेक्टर एडिशन में या किसी भी एडिशन में, स्पेशली हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, टू सेम क्वांटिटी कैन ओनली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसीलिए एडिशन करते समय यूनिट कहीं चेंज नहीं होती हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय यूनिट का थोड़ा सा आप ध्यान दे देना कि जिस नंबर स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो स्केलर क्या प्योर रियल नंबर है। अगर वो प्योर रियल नंबर है, इसको नोट डाउन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बातों को नोट डाउन करें, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर वेक्टर में जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो प्योरली रियल नंबर है, यूनिट रिमेन्स सेम। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी बना के लिख दिया कीजिए। लेकिन जो स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके खुद के यूनिट्स हैं, तो मल्टीप्लाई में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डजंट मैटर, तो उसकी यूनिट में भी उसके डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। विशेषकर ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस फैक्टर का, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पहला था स्केलर विथ वेक्टर। मैं रिवीजन बता रहा हूं तो आप सोच रहे होगे मैं टॉपिक्स पे ज्यादा रुक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं पूरा पूरा कवर कर रहा हूं। बस मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये चीजें आपको पहले से ही थोड़ी बहुत पता थी या पूरी पता थी। मैं या तो आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपको पूरी पता थी, अगर आपको थोड़ी पता थी तो मैं उसका एनहेंसमेंट कर रहा हूं कि भैया पूरी पता रखो आप, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, अधूरी जानकारी से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आपका। वापस आते हैं टॉपिक पे। स्केलर का वेक्टर के साथ मैंने मल्टीप्लाई बताया, जैसे मल्टीप्लाई होता था अभी तक हम सीखते हैं 2 2 4, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी,
मैग्नीट्यूड में आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है। अगर वो प्योरली रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन अगर वो किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके कुछ डायमेंशंस हैं, तो यूनिट चेंज होंगे, वो आप निकालिएगा। इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई दो टाइप से होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं अभी जब इसको डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि भैया डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए दोनों को समझने के लिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और इनके ट्रिपल प्रोडक्ट भी होते हैं, अगर उसके बारे में इन डेप्थ मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रिव्यू में कवर कर लूं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल इन डेप्थ जानकारी चाहिए जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्रैक करते समय बहुत इंपॉर्टेंटली आपको काम आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वेक्टर सिर्फ वेक्टर चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाते हैं आपके पास आके, तो आपका थोड़ा सा लाइफ मुश्किल कर देते हैं वो एडवांस लेवल पर। तो उसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और पूरा वेक्टर विद वेक्टर का प्रोडक्ट का मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसको मैं एक वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि रियली में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर के अलावा भी बाकी चैप्टर्स में भी काम आता है। चलिए जितना हो सकता है रिव्यू में कवर करने की कोशिश करते हैं। आपका मेन का काम तो हो ही जाएगा और नीट का एडवांस के लिए एक अलग से बनाएंगे। डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका आउटकम मतलब दो वेक्टर का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं होगा। दो वेक्टर्स का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो जो आंसर आएगा वो वेक्टर नहीं होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका आउटकम मतलब रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है। तो देखिए कितना अच्छा मैजिक है। दो वेक्टर्स क्वांटिटी लिए, मल्टीप्लाई किए, अरे बाप रे, तो स्केलर आ गया यार। ऑफ कोर्स ऐसा होता है लाइफ में कि दो आम के पेड़ मिलके गोभी निकाल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे थोड़े से एज्यूम आपको बताना पड़ेगा कि ए वेक्टर को अपन ले लेते हैं a1i प्लस b1j प्लस c1k और सॉरी a1 a2 की फॉर्म में लेते हैं यार इसको, a3 और एक बी वेक्टर ले लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। और डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों को करते समय हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ये इस तरह से वेक्टर्स हैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इंटरसेक्टिंग वेक्टर हैं। इंटरसेक्टिंग है तो भाई एक प्लेन में भी हो जाएंगे। तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लिखना चाहूंगा तो डॉट प्रोडक्ट में लिखूंगा डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी। मैं अकेला ए बोल रहा हूं, मतलब मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा उनके बीच में एक एंगल है। तो आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हुआ और कोसाइन का, तीनों में से किसी के पास डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए
जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट में आता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो आता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। आई होप आपको रिव्यू समझ में आ रहा होगा और ये फ्लो चार्ट का मेथड, ऑफ कोर्स ये थोड़ा मैसी हो जाता है लेकिन जगह की रिस्ट्रिक्शंस होती है और मुझे सब कवर करना था। अगर आपके पास एक अच्छी वाइट शीट्स हो तो आप आराम से कर सकते हो। कई बच्चे ऐसा करते हैं, अपने रजिस्टर की शीट्स में बना सकते हो आप। इनके शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ लिखे हैं, मेरे को तो एक्सप्लेन भी करना पड़ा पूरे बोर्ड पे, इसलिए मुझे स्पेस ज्यादा लगी। आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन मत कीजिए, उनको लिखते जाइए। एक्सप्लेन आप नेक्स्ट पेज पे करिए तो आपका काम इजीली कम स्पेस में रजिस्टर में हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपको वेक्टर में कंफ्यूजन होगी, एक बार में पूरा चैप्टर आंखों के सामने होगा आपके एक ही पेज से, और आप सारी चीजों को इंटर रिलेट भी कर पाओगे। मेंस के न्यूमेरिकल और स्पेशली एडवांस के न्यूमेरिकल में और नीट के कुछ टफ न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है इंटरलिंकेज की, इंटर रिलेटेड चीजें करने की। हम चीजों को अलग अलग याद रखते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम चीजों को एक साथ भी देखते हैं तो हमारा रिवीजन भी क्विक हो गया। पूरी चीजें हमारे मन में वेक्टर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं वो एक साथ बस जाता है। ठीक है जी, इसका लास्ट है, जैसा कि मैंने बताया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखिएगा, आपको पूरा इन डेप्थ मैंने रिवीजन किया हुआ है उसका। वेक्टर का जो लास्ट क्लासिफिकेशन होता है, मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करता हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा, वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर को उसके फैक्टर में रिजोल्व करना, ब्रेक डाउन करना उसके कंपोनेंट्स में, और इनका मल्टीप्लिकेशन में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इनके मैं अलग से लेक्चर बनाए हुए हैं, वो आपको दूंगा। मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं कि ये वेक्टर रिव्यू का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 आप देखोगे तो मैं इसमें यहां आपको मेंशन कर देता हूं कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 2 में कवर कर रहा हूं, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं लेक्चर नंबर 3 में कवर करूंगा विथ इलस्ट्रेशंस के साथ। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, कि अब हमें इस एप्लीकेशन को और इस नॉलेज को जो हम इतनी मेहनत से ले रहे होते हैं 2 इयर्स कोई और से ज्यादा, तो उसको अप्लाई कैसे करें। इक्विपमेंट हमारे पास आ गए हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर। नाउ हाउ टू यूज इट इन ए इफेक्टिव वे सो दैट वी कैन एनहेंस आवर परसेंटेज और आवर मार्क्स बाय एटलीस्ट 50%। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और लॉकडाउन तो खैर खत्म लगभग सब जगह हो ही गया है मेरे ख्याल से। कोरोना से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और जहां तक हो सके पढ़ाई के लिए एक डिसिप्लिन बनाएं अपना। डिसिप्लिन वे में किया गया काम बहुत अच्छे से आपके स्कोर को एनहेंसमेंट देगा, और आपको थोड़ी शांति भी, क्योंकि आपकी लाइफ में तितर बितर नहीं होती फिर। मतलब कई लोगों को लगता है यार टाइम नहीं बचा ये वो। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको आराम से सारी चीजें करने को मिलेंगी और आपका स्कोर भी रहेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, पूरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रिव्यू के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं Z21 एडवांस एंड मेंस एंड नीट के लिए, वो सारे लेक्चर्स को फॉलो करें ऑफ जौहरी पाठशाला बाय अमित जौहरी सर। चलिए, आप सब लोग खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।